एवरीवन, स्वागत है आपका सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। सो गाइज, आज का हमारा जो सेगमेंट है वो एम लक्ष्मीकांत का टॉपिक है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं कैग। क्लियर? इसको शॉर्ट फॉर्म में कैग कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। मस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, एग्ज़ाम में मैक्सिमम टाइम इससे क्वेश्चंस पूछा गया है। सो मैंने पहले से ही इसको हाईलाइट कर रखा है, जो कि क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ चुके हैं या जो भी मस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, मेरा जो रिसोर्स है वो एम लक्ष्मीकांत का इंडियन पॉलिटी है। आपके पास कोई भी बुक होगा सो आप उसमें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का टॉपिक खोल लीजिए और वहाँ पे अंडरलाइन करना, या अगर आपके पास पेन कागज़ है तो जो भी की पॉइंट है प्लीज़ आप उसको नोट करते हुए चलिए। सो स्टार्ट करते हैं। भारत के संविधान में अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का स्वतंत्र पद की व्यवस्था किया गया है। सो ये आर्टिकल 148 प्लीज़ याद रखना, जिसे संक्षेप में महालेखा परीक्षक कहा जाता है। यह भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया होता है। यह लोक वित्त का संरक्षक होने के साथ साथ देश के संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है। इसका नियंत्रण राज्य एवं केंद्र दोनों स्तरों पर होता है। इसका कर्तव्य होता है कि भारत के संविधान एवं संसद की विधि के तहत वित्तीय प्रशासन को संभाले। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार के रक्षकों में से एक होगा। इन रक्षकों में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शंस कमीशंस और संघ लोक सेवा आयोग भी शामिल है। मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो भारत सरकार के रक्षकों में से कौन कौन से आते हैं जो कि महत्वपूर्ण है, तो पहला है सुप्रीम कोर्ट, दूसरा निर्वाचन आयोग, और तीसरा है UPSC संघ लोक सेवा आयोग, और चौथा है कैग। ठीक है। नियुक्ति एवं कार्यकाल। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। कार्यभार संभालने से पहले यह राष्ट्रपति के सम्मुख निम्नलिखित शपथ लेता है, जो कि शपथ इम्पॉर्टेंट हमारे एग्जाम के व्यू से नहीं है, आप उसको पढ़ भी सकते हैं पॉज करके। इसका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है, जो भी इससे पहले हो जाए। यानी जब वो मतलब इनका जो कार्यकाल है वो 6 ईयर का होता है। अगर उसमें 6 ईयर कंप्लीट इनका होने से पहले अगर 65 साल की आयु कंप्लीट कर लेते हैं तो इनको पद से मुक्त कर दिया जाता है, जो कि यही कह रहा है कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु इसमें इनकी योग्यता होती है। ठीक है, आयु की। इससे पहले वह राष्ट्रपति के नाम किसी भी समय अपना त्यागपत्र भी दे सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा इसे उसी तरह से हटाया जा सकता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। दूसरे शब्दों में, संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ उसके दुर्व्यवहार या अयोग्यता के प्रस्ताव पे पास कर उसे हटाया जा सकता है। ठीक है। स्वतंत्रता। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो स्वतंत्रता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संविधान में निम्नलिखित व्यवस्था की गई है। नंबर 1, इसे कार्यकाल की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। इसे केवल राष्ट्रपति द्वारा संविधान में उल्लिखित कार्रवाई के जरिए हटाया जा सकता है। इस तरह यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद नहीं रहता है, यद्यपि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है। सो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना कि राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है, तो ऐसा नहीं कि ये राष्ट्रपति के अधीन इसका पद प्रसाद पर्यंत होता है। ठीक है। नंबर 2, यह अपना पद छोड़ने के बाद किसी अन्य पद, चाहे वह भारत सरकार का हो या राज्य सरकार का हो, ग्रहण नहीं कर सकता। ये भी क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में आ चुका है। इसका वेतन एवं अन्य शर्तें संसद द्वारा निर्धारित होती हैं। वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। ठीक है। इसके वेतन में और अनुपस्थिति, छुट्टी, पेंशन या निवृत्ति की आयु के संबंध में इसके अधिकारियों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। नंबर 5, भारतीय लेखा परीक्षक लेखा विभाग के कार्यालय में काम करने वाले लोगों की सेवा शर्तें। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की प्रशासनिक शक्तियां ऐसी होंगी जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों
के द्वारा विहित की जाए। नंबर 6, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय में प्रशासनिक व्यय जिनके अंतर्गत उस कार्यालय में सेवा करने वाले व्यक्तियों को या उससे संबंध में संदेह सभी वेतन भत्ते और पेंशन हैं भारत की संचित निधि पर भारित होंगे, अतः यह संसद में मतदान इस पर नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये 6 नंबर इंपॉर्टेंट है। मैं रिपीट करते रहा हूँ कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यकाल के प्रशासनिक व्यय जिनके अंतर्गत उस कार्यालय में सेवा करने वाले व्यक्तियों को या उनके संबंध में संदेह सभी वेतन भत्ते और पेंशन हैं भारत की संचित निधि पर भारित होंगे, अतः इस पर संसद में मतदान नहीं हो सकता है। ठीक है, कोई भी मंत्री संसद के दोनों सदनों में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता और कोई मंत्री उसके द्वारा किए गए किसी कार्य की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। ठीक है, कर्तव्य और शक्तियाँ। ठीक है, संसद एवं संविधान द्वारा स्थापित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं कर्तव्य निम्नलिखित हैं। क्या क्या? वह भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित निधि, प्रत्येक संघ शासित प्रदेश जहां विधानसभा हो से सभी व्यय संबंधी लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है। क्लियर? नंबर 2, वह भारत की संचित निधि, भारत के लोक लेखा सहित प्रत्येक राज्य की आकस्मिकता निधि और प्रत्येक राज्य के लोक लेखा से सभी व्यय की लेखा परीक्षा करता है। नंबर 3, वह केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के किसी विभाग द्वारा सभी ट्रेडिंग, विनिर्माण लाभ, हानि लेखाओं, तुलन पत्रों, अन्य अनुषंगी लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है। नंबर 4, वह केंद्र व प्रत्येक राज्य की प्राप्तियां, व्यय की लेखा परीक्षा स्वयं को यह संतुष्ट करने के लिए करता है कि राजस्व के कर निर्धारण, संग्रह और उचित आवंटन पर प्रभावी निगरानी सुनिश्चित के नियम और प्रक्रियाएं निर्मित की गई हैं। नंबर 5, वह निम्नलिखित प्राप्तियों और व्ययों का भी लेखा परीक्षण करता है। कौन कौन सा? ए, वे सभी निकाय प्राधिकरण जिसे केंद्र या राज्य सरकारों से अनुदान मिलता है। बी, सरकारी कंपनियां। सी, जब संबंध नियमों द्वारा आवश्यक हो अन्य निगमों एवं निकायों का लेखा परीक्षण। नंबर 6, वह ऋण, निक्षेप निधि, जमा, अग्रिम, बचत खाता और धन प्रेषण व्यवसाय से संबंधित केंद्रीय और राज्य सरकारों के सभी लेन देन की लेखा परीक्षा करता है। वह राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर प्राप्तियां, स्टॉक लेखाओं एवं अन्यों की भी लेखा परीक्षण करता है। नंबर 7, वह राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर किसी अन्य प्राधिकरण के लेखाओं की भी लेखा परीक्षा करता है। उदाहरण के लिए स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा करता है। नंबर 8, वह राष्ट्रपति को इस संबंध में सलाह देता है कि केंद्र और राज्यों के लेखा किस प्रारूप में रखे जाने चाहिए। नंबर 9, वह केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है जो उसे संसद के पटल पर रखते हैं। अनुच्छेद 151 में यह अनुबंध है, तो प्लीज़ याद रखना कि वह केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है जो उसे संसद के पटल पर रखता है। आर्टिकल प्लीज़ याद रखना, आर्टिकल 151। नंबर 10, वह राज्य सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देता है, उसे विधानमंडल के पटल पर रखता है। अनुच्छेद 151। सो जो आर्टिकल 151 है ये केंद्र के जो अनुशंसा होते हैं, रिपोर्ट होते हैं, वो राष्ट्रपति को सौंपता है जो कि राष्ट्रपति दोनों सदनों पर रखता है, और राज्यपाल को भी देता है जो कि राज्यपाल अपने सदनों में रखता है, जहाँ पर विधान सभा और विधान परिषद होते हैं। ठीक है, और जहाँ पर एक सदन होता है। सो ये जो राज्य और केंद्र ये दोनों के जो प्रावधान है आर्टिकल 151 में बातें कही गई हैं। ठीक है। नंबर 12, वह संसद के लोक लेखा समिति में गाइड मित्र या मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। नंबर 13, वह राज्य सरकारों के लेखाओं का संकलन अनुरक्षण करता है। 1976 में इसे केंद्रीय सरकार के लेखाओं के संकलन और अनुरक्षण कार्य से मुक्त कर दिया गया, क्योंकि लेखाओं का लेखा परीक्षण से अलग कर लेखाओं का विभागीकरण कर दिया गया। ठीक है,
जो सीएजी कैग राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वित्त लेखाओं पर लोक परीक्षा रिपोर्ट और सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। राष्ट्रपति इन रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखता है। उसके उपरांत लोक लेखा समिति इनकी जांच करती है और इसके निष्कर्षों से संसद को अवगत कराता है। सो जो लोक लेखा समिति है ये भी याद रखना, लोक लेखा समिति। क्लियर। नेक्स्ट सेगमेंट देखते हैं। कै को यह निर्धारण करना होता है कि विधिक रूप से जिस प्रयोजन हेतु धन संवितरित किया गया था वह उसी प्रयोजन या सेवा हेतु प्रयुक्त या प्रभावित किया गया है और क्या व्यय इस हेतु प्राधिकार के अनुरूप है। इस विधिक और विनियामक लेखा परीक्षा के अतिरिक्त कैग औचित्य लेखा परीक्षा भी करता है, अर्थात वह सरकारी व्यय की अंतर संगतता, निष्ठा, मितव्ययता का भी जांच करता है और ये ऐसे व्यय की व्यर्थता और दिखावे पर टिप्पणी भी करता है। तथापि विधि और विनियामक लेखा परीक्षा जो कि कैग पर बाध्यकारी है, औचित्य लेखा परीक्षा के विवेकानुसार है। नेक्स्ट सेगमेंट है गुप्त सेवा व्यय कैग की लेखा परीक्षा भूमिका पर सीमाएं निर्धारित करता है। इस संबंध में कैग कार्यकारी एजेंसियों द्वारा किए गए व्यय के ब्यौरे नहीं मांग सकता है, परंतु समक्ष प्रशासनिक प्राधिकारी से प्रमाण पत्र को स्वीकार करना होगा कि व्यय इस प्राधिकार के अंतर्गत किया गया है। भारत के संविधान में कै की परिकल्पना नियंत्रक सहित महालेखा परीक्षा के रूप में की गई है। यद्यपि व्यवहार में कै केवल महालेखा परीक्षा की भूमिका का निर्वाह कर रहा है। दूसरे शब्दों में कै का भारत की संचित निधि से धन की निकासी पर कोई नियंत्रण नहीं है। मैं रिपीट करते रहूँ इस लाइन को कि भारत की संचित निधि से धन की निकासी पर कोई नियंत्रण कै का नहीं है और उसके विभाग कै के प्राधिकार के बिना चेक जारी कर धन की निकासी कर सकते हैं। कै की भूमिका व्यय होने के बाद केवल लेखा परीक्षा अवस्था में है। इस संबंध में भारत के कै की भूमिका ब्रिटेन के कैग जिसके पास नियंत्रक सहित महालेखा परीक्षक की शक्तियों से बिल्कुल भिन्न है। दूसरे शब्दों में कार्यकारिणी लोक राजकोष से केवल कै की स्वीकृति से धन निकाल सकती है। क्लियर। सो भारत और ब्रिटेन में ये डिफरेंस है कि वहाँ का कैग और यहाँ के कैग में क्या डिफरेंस है। कैग तथा निगम। सार्वजनिक निगमों की लेखा परीक्षा में कै की भूमिका सीमित है। मोटे तौर पर सार्वजनिक निगमों के साथ इसके संबंध को निम्नलिखित 3 कोटियों के अंतर्गत देखा जा सकता है। नंबर 1, कुछ निगमों की लेखा परीक्षा पूरी तरह एवं प्रत्यक्ष तौर पर सीएजी द्वारा की जाती है। उदाहरण के लिए दामोदर घाटी निगम, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन एवं अन्य। नंबर 2, कुछ अन्य निगमों की लेखा परीक्षा निजी पेशेवर लेखा परीक्षकों के द्वारा की जाती है जो कि सीएजी की सलाह पर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यदि आवश्यक हो तो सीएजी पूरक लेखा परीक्षा कर सकती है। उदाहरण के लिए केंद्रीय भंडारण निगम, औद्योगिक वित्त निगम एवं अन्य। नंबर 3, कुछ अन्य निगमों की पूरी तरह निजी लेखा परीक्षा की जाती है। दूसरे शब्दों में लेखा परीक्षा निजी पेशेवर अंकचिकों के द्वारा की जाती है। इसमें सीएजी की कोई भूमिका नहीं होती है। वे अपना वार्षिक प्रतिवेदन लेखा सीधे संसद में प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के लिए जीवन बीमा निगम, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय खाद्य निगम इत्यादि। ठीक है। सो ये प्लीज़ आप ये याद रखना कि किन किन बॉडी पे कै का क्षेत्र है, किसको कहाँ पे कै को सीमित कर दिया गया है। सरकारी निगमों की लेखा परीक्षा में से सीएजी की भूमिका सीमित है। उनकी लेखा परीक्षा निजी अंकक्षकों द्वारा की जाती है जो कि सीएजी की सलाह पर सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सीएजी इनकी पूरक लेखा परीक्षा अथवा जांच लेखा परीक्षा कर सकती है। 1968 में सीएजी कार्यकाल में एक अंक के रूप में लेखा परीक्षा बोर्ड यानी ऑडिट बोर्ड की स्थापना की गई थी, जिससे कि बाहरी विशेषज्ञों को विशेष उद्यमों जैसे इंजीनियरिंग, लॉ, इस्पात, रसायन इत्यादि के लेखा परीक्षा के तकनीकों पक्षों का ध्यान रखा जा सके। इस बोर्ड की स्थापना भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसाओं पर की गई थी। इसके एक अध्यक्ष, 2 सदस्य होते हैं जो कि सीएजी द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। क्लियर।
सो आलोचना में बहुत सारी बातें कही गई हैं, सो हम उसको नहीं देखते हैं। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है कि आलोचना में क्या क्या बातें कही गई तो प्लीज़ आप इसको देख सकते हैं। जो मेरे एग्ज़ाम के सेगमेंट में आ रहे थे, जो मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस पूछा गया है, सब उसको माइंड किए हैं। आर्टिकल 148 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में बात करता है। आर्टिकल 149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्य और शक्ति की बातें करता है। ठीक है। आर्टिकल 150 संघ तथा राज्यों के लेखा के प्रकार की बातें करता है। ठीक है। मैं ये जो लास्ट है इसको मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा मिसलिनियस इसमें कुछ टर्म है। 1968 में सीएजी कार्यकाल के एक अंक के रूप में लेखा परीक्षा बोर्ड ऑडिट बोर्ड की स्थापना की गई थी, जिसके कि बाहरी विशेषज्ञों की विशेष उद्यमों जैसे इंजीनियरिंग, लॉ, इस्पात, रसायन इत्यादि के लेखा परीक्षा के तकनीकी पक्षों का ध्यान रखा जा सके। इस बोर्ड की स्थापना भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुशंसाओं पर की गई थी। इसके एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं जो कि सीएजी द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो प्लीज़ इस सेगमेंट को भी याद रखना। और किनको किनको कैग के क्षेत्र से बाहर रखा गया है वो भी टॉपिक प्लीज़ आप याद रखना। सो ये रहा वीडियो कैग का, यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षा का। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। रिसोर्स एम लक्ष्मीकांत है, अगर आप पढ़ लिए हैं तो प्लीज़ आप इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन कर लेना, अदरवाइज एज यू विश आप इसको स्किप भी कर सकते। थैंक यू सो मच।